गुड फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। हमारे अनुसार आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आप लोगों ने फर्स्ट सेशन देख लिया, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आपका बिलोंग किया गया था डेफिनेशंस और विभिन्न प्रकार के आपके सबसेक्शंस। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ऑफ पनिशमेंट। मतलब कितने प्रकार से पनिशमेंट दी जा सकती है किसी भी एक पर्सन को बाय द कोर्ट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे 1 मिलियन तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। आप देख रहे हैं लॉ बीम्स और मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। चलिए, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 ऑफ पनिशमेंट। आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 2 ऑफ पनिशमेंट में जो आपका सेक्शन नंबर 4 है, उसमें बात किया गया है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के अंतर्गत। मतलब कौन कौन से ऑफेंडर्स होंगे जो लाइबल होंगे इस प्रोविज़न के तहत पनिशमेंट का। तो पनिशमेंट नंबर 1 है, सबसेक्शन A में दिया गया है कि डेथ पनिशमेंट। डेथ पनिशमेंट क्या होता है बेटा? जब किसी भी पर्सन को किसी भी केस में डेथ मृत्युदंड की सज़ा दी जाए तो वो होता है डेथ पनिशमेंट, जिसे हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। ये एक बार क्वेश्चन बना था कि विच टाइप्स ऑफ पनिशमेंट कॉल्ड कैपिटल पनिशमेंट। तो ये आपका हो जाएगा डेथ पनिशमेंट इज कॉल्ड आल्सो कैपिटल पनिशमेंट। नेक्स्ट है आपका इम्प्रीजमेंट। सेक्शन B बात करता है इम्प्रीजमेंट के बारे में। इम्प्रीजमेंट कैसा हो सकता है? इम्प्रीजमेंट में भी आपके कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। इम्प्रीजमेंट में बात किया गया है कि फॉर द लाइफ, मतलब जीवन पर्यंत तक हो सकता है। इट इज टू से, ऐसा कहा जा सकता है, इम्प्रीजमेंट फॉर रिमाइंडर्स ऑफ द पर्सनस नेचुरल लाइफ। मतलब जब तक आदमी जी रहा है तब तक के लिए उसके जीवन पर्यंत तक जो उसे सज़ा मिलती है उम्र कैद की, उसे हम कहते हैं इम्प्रीजमेंट, मतलब पूरे आजीवन कारावास। सबसेक्शन C बात करता है इम्प्रीजमेंट विच इज ऑफ 2 डिस्क्रिप्शंस नेमली। मतलब इम्प्रीजमेंट को हम 2 प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है रिगोरियस मतलब हार्ड लेबर, विथ हार्ड लेबर। मतलब जहाँ कहीं भी आपको हार्ड लेबर के थ्रू इम्प्रीजमेंट देखने को मिले वो क्या होता है? रिगोरियस इम्प्रीजमेंट। एंड सेकंड नंबर होता है सिंपल इम्प्रीजमेंट। सिंपल इम्प्रीजमेंट क्या होता है बेटा? आप सभी को पता है कि सिंपल इम्प्रीजमेंट में सिर्फ और सिर्फ कारावास होती है और रिगोरियस इम्प्रीजमेंट में आपको वर्क भी करना पड़ता है इन द ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रीजमेंट। जैसे कि जेल आपको हो गई और उस स्थिति में आपसे पत्थर तोड़ाने का काम किया जा सकता है, चक्की पिसवाने का काम किया जा सकता है, मतलब मेनी वर्क्स जो भाई वहाँ लाइबल हो। नेक्स्ट है D नंबर, फॉरफीचर्स ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर्स क्या होता है बेटा? फॉरफीचर्स मीन्स होता है इट मीन्स बिलोंग टू संपत्ति अंतरण, ठीक है। संपत्ति का कुर्क करना। क्या करना? कुर्क वर्ड आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा। कुर्क का मतलब होता है कि अधिग्रहण। इस जैसे आप कोई केस करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, तो क्राइम करने के बाद यदि आप भाग जाते हैं तो वहाँ जो आपकी संपत्ति है वो किसके इंक्लूड हो जाएगी? गवर्नमेंट के इंक्लूड हो जाएगी। गवर्नमेंट उसे पूरी तरीके से फॉरफीचर्स कर लेगा, मतलब संपत्ति का अंतरण या संपत्ति को अपने नाम कर लेगा। एंड E बिलोंग करता है आपका फाइन से। फाइन का मतलब होता है कि एनी पर्सन्स इन द केस ही कैन लाइबल्स बाय द पेनल्टी एंड इट्स आल्सो कॉल्ड फाइन। मतलब कोई पर्सन किसी भी केस में फाइन या पेनल्टी लाइबल कर सकता है या लाइबल हो सकता है उसमें देने का। F नंबर बात किया गया है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस ये आपका पहले था नहीं, अभी इस टाइम पीरियड में शायद ऐड किया गया है। कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है कि किसी एक समुदाय के बारे में सोचना या उसके बारे में उसकी सेवा करना। जैसे मान लो कि कोई A पर्सन हो गया, मान लीजिए A कोई पर्सन हो गया, ठीक है। इसने B कम्युनिटी को
इनके सभी घरों को जला दिया। ठीक है, अब इनके घरों को जब इसने जलाया तो इस स्थिति में ये लायबल होगा कम्युनिटी सर्विस का, क्योंकि इसने पूरे की पूरी एक कम्युनिटी को, समुदाय के हाउस को जला दिया, तो वो वहाँ लायबल होगा उन लोगों की सर्विस के लिए। ठीक है, तो ये है आपका कम्युनिटी सर्विस। सेक्शन 5 में बात किया गया है कि कौन सा पनिशमेंट या कौन सा ऑफेंस किस जगह अलाउ किया जाएगा। जैसे कहा गया, इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ, हर एक केस में कौन कौन सा केस, कौन कौन सा पेनल्टी, कौन कौन सा पनिशमेंट आपको लागू की जाएगी। ए में बात किया गया है, डेथ हैज़ बीन पास्ड द एप्रोप्रिएट्स गवर्नमेंट्स में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। मतलब जो डेथ सेंटेंस है आपका, वो एप्रोप्रिएट्स गवर्नमेंट के थ्रू दिया जा सकता है। मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिस तरीके से जैसे चाहे, जिस केस में ऑफेंडर्स के बिना किसी सहमति के। एंड कम्युनिटी द पनिशमेंट्स फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द संहिता। मतलब इस संहिता के थ्रू कोई भी गवर्नमेंट ईजिली उसके सहमति के बिना डेथ जो पेनल्टी होती है उसे क्या कर सकता है, एप्रोप्रिएट्स कर सकता है, उसे रोक सकता है। बी नंबर बात किया गया है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हैज़ बीन पास्ड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स में विदाउट द कॉन्सेंट्स ऑफ द ऑफेंडर्स कम्यूट। मतलब बिना ऑफेंडर के कम्यूट के वो किसी भी इम्प्रिजमेंट को भी लाइफ टाइम के लिए या उसके कुछ समय के लिए टाल सकता है या उसे बढ़ा सकता है। कौन, एप्रोप्रिएट्स गवर्नमेंट्स। द पनिशमेंट फॉर द इम्प्रिजमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। मतलब किसी को अगर लाइफ टाइम के लिए कोई भी इम्प्रिजमेंट दी जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि वह 14 ईयर से, मतलब 14 साल से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे एक्सप्रेशन में समझिए, फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शंस एक्सप्रेशंस एप्रोप्रिएट्स गवर्नमेंट मीन्स। यहाँ पर जो बार बार एक्सप्रेशन किया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि इन द केस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, जहाँ कहीं भी डेथ सेंटेंस आपको दिखाई दे, और इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर्स, और किसी भी मैटर में कोई भी ऑफेंस करता हुआ पर दिखाई पड़े, विच द एग्जीक्यूट पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स। तो वह सभी यूनियन एक्सटेंड के पास पावर होता है। कौन से एक्सटेंड? सेंट्रल गवर्नमेंट। और वहीं यदि कोई भी दूसरा पर्सन ऑफेंस करे और वो भी कहाँ, एग्जीक्यूटिव पावर किसकी इंक्लूड हो? आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट आप किसी भी तरीके से आपको उस ऑफेंडर्स को कोई भी सज़ा दिलवा सकता है। 6 में बात किया गया है, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ द टर्म ऑफ पनिशमेंट। मतलब कुल मिला जुला करके जो कैलकुलेटिंग होता है कि किस तरीके की आपकी सज़ा मिलेगी। इम्प्रिजमेंट होगा, लाइफ लॉन्ग होगा, रॉन्ग्ड एज द इक्विवेलेंट्स टू इम्प्रिजमेंट्स फॉर द 20 ईयर्स अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड। मतलब यदि लाइफ लॉन्ग है तो कम से कम आपको सिर्फ 20 साल की सज़ा होगी। ठीक है, लाइफ लॉन्ग का मतलब ये मत समझना कि आपको पूरे जीवन पर्यंत रहना है। लाइफ लॉन्ग मीन्स ओनली फॉर 20 ईयर। वहीं आगे सेक्शन 7 में बात किया गया है कि इन एवरी केसेस, हर एक मामलों में, इन विच द ऑफेंडर्स इज पनिशेबल्स विथ इम्प्रिजमेंट। मतलब किसी भी प्रकार से उसे कारावास से दंडनीय है कोई भी, बी द आइदर डिस्क्रिप्शंस, उसका वर्णन हो, मतलब न्यायालय के समक्ष उसका वर्णन हो, इट शैल बी competent the court which sentences the offenders to direct in the sentence that, और उसे निर्दिष्ट किया जाए या समक्ष, न्यायालय के समक्ष या निर्दिष्ट करे कि जो वह कारावास होगा वह कैसा होगा? होली सिंपल, शैल भी होली सिंपल, मतलब पूरी तरीके से उसे साधारण कारावास होगा। और दैट एनी पार्ट ऑफ द सम इम्प्रिजमेंट, या किसी प्रकार से कोई रिगोरियस होगा, मतलब कठिन कारावास होगा।
तो ये जो द रेस्ट सिंपल, तो उसका जो बाकी का जो शेष भाग होगा वो सादा होगा। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग फिलफिल की जाएगी। जैसे कोर्ट ने अलाउ किया कि भाई तुम्हें 10 साल का सज़ा होना है, तो 10 साल में आपको 5 साल का करना है, आपको वो जैसे कहा गया कि किसी पर्सन को 10 ईयर का सज़ा होना है, ठीक है, तो 10 साल में 5 साल आपको रिगोरियस करना है और 5 साल आपको सिंपल करना है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वह सज़ा उसे दी जाएगी। सेक्शन 8 की बात करें तो वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच द ए फाइन, मतलब जहाँ कहीं किसी भी राशि के बारे में व्यक्त ना किया गया हो कि विच अ फाइन में एक्सटेंड, कि कितना जुर्माना हो सकता है कि या कितना जुर्माना दिया जा सकता है। द अमाउंट ऑफ द फाइन टू विच द ऑफेंडर्स, जो भी रकम उत्तरदायी होगी देने के लिए, इज लाइबल इज अनलिमिटेड, वो क्या होगा, अमर्यादित होगा, मतलब उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगी। बट शैल नॉट बी एक्सिक्यूट, लेकिन वह पूरे तरीके से उससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब कहा गया कि जो पैसे हैं, जो फ़ाइन होगा वो तो अनलिमिटेड होगा, लेकिन उसके बारे में कितना होगा वह हद से ज़्यादा भी नहीं होगा। सेकंड नंबर बात करता है इन एवरी केसेस ऑफ एन ऑफेंस, मतलब किसी भी आपराधिक मामलों में पनिशेबल्स विथ इम्प्रेजमेंट, यदि आपको इम्प्रेजमेंट दिया जाता है, कारावास दिया जाता है, एज वेल एज ए फाइन, और आपको जुर्माना भी दोनों से अधिष्ट किया जाए, मतलब दोनों निर्धारित किया जाए कि आपको जुर्माना भी होगा और साथ में पनिश भी किया जाएगा। इन विच द ऑफेंस इज स्टिल इज सेंटेंस टू अ फाइन, और उसे जुर्माना भी करार दिया जाए, मतलब साथ में उसे जुर्माना और कारावास दोनों अधिष्ट किया जाए, तो वेदर विथ और विदाउट इम्प्रिजमेंट, या तो वो जुर्माना आपका जुर्माने के साथ हो सकता है या जुर्माने के बिना, ये आपके कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ख नंबर बात किया गया है बी नंबर की पनिशेबल्स विथ इम्प्रिजमेंट्स और फाइन, मतलब जो पनिशेबल्स होता है इम्प्रिजमेंट और फाइन को लेकर के, और विथ फाइन ओनली, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइन, मतलब कारावास और जो जुर्माना है या केवल जो सिर्फ जुर्माना है। इन विच द ऑफेंडर्स इज सेंटेंस टू अ फाइन, जिसमें अपराधी जुर्माना के तहत कहा जाता है इट शैल बी कॉन्टेम्प्ट टू द कोर्ट, और वो कोर्ट की समक्ष, मतलब न्यायालय जो इस विचार कर रही है उसके समक्ष यह निर्देश दिया जाए कि सच द ऑफेंडर्स टू डायरेक्ट बाय द सेंटेंस दैट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट्स ऑफ द फाइन, कि वह उस जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा कर रहा है। एंड द ऑफेंडर शैल सफ़र्स इम्प्रिजमेंट फॉर द सर्टेन टर्म, और वो जो व्यक्ति है वह आपराधिक किसी अवधि के लिए कारावास भोगेगा। इन फिक्स्ड इम्प्रिजमेंट, जिस किसी कारावास में shall be the excess of any other imprisonments to which he may have the sentenced or to which he may be liable under the communication of a sentence, तो किसी न किसी तरीके से वह वहाँ कम्युनिकेट करेगा कि उसको कारावास या दंडादेश का लघुकरण किया जा सके। सबसेक्शन 3 की बात करें तो सबसेक्शन नंबर 3 में बोला गया कि द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर्स, मतलब किसी भी कारावास या जुर्माने में जब भी कोर्ट इम्प्रिजमेंट या पेमेंट डिफ़ॉल्ट करता है कि शैल नॉट बी एक्सीड्स 1/4 ऑफ द टर्म इम्प्रिजमेंट्स, मतलब उसे क्या कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपराध, कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना उसे देना पड़ेगा न्यायालय के समक्ष यदि अपराधी है, ठीक है, तो वह निर्देश दे सकेगा कोर्ट की जो ऑफेंस पनिशेबल्स होगा या इम्प्रिजमेंट होगा या फाइन होगा वह 1/4 से अधिक नहीं होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से कितना हो सकता है, 1/4 हो सकता है। 4 नंबर में बात किया गया है
द इम्प्रेजमेंट्स विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट्स। यदि न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होना होता है, मतलब थोड़ा सा इम्पोज होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, तो इस कंडीशन में ऑफ अ फाइन और इन द डिफ़ॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, या वह किसी भी भांति से किसी भी अपराध के लिए दंडनीय किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उसे कोई भी किसी भी ऑफेंस के लिए कोई भी दंड दिया जा सकता है, किसी भी ऑफेंस के लिए। 5th नंबर में बात किया गया है इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल्स। यदि अपराध केवल पनिशेबल है विद द फाइन और कम्युनिटी सर्विस, किसी भी फाइन या कम्युनिटी सर्विस के लिए, तो द इम्प्रेजमेंट्स विच द कोर्ट इम्पोज, या जो भी इम्प्रेजमेंट कोर्ट के द्वारा इम्पोज किया जाता है, डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन और द डिफ़ॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, मतलब कुछ तरीके से आपका कारावास की अवधि के लिए या जुर्माना की अवधि के लिए, तो इस अवस्था में शैल बी सिंपल्स, वो सिंपल होगा। एंड द टर्म फॉर द विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर्स टू बी इम्प्रिजन्ड, या वो किस तरीके का होगा इसके बारे में हमेशा कोर्ट निर्धारित करेगा। इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और इन डिफ़ॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस के अकॉर्डिंग। शैल नॉट एक्सीडिंग फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग, मतलब वह मापन में अधिक नहीं होगा, मतलब जो भी उसे सज़ा दी जाएगी वो जो नीचे दिया गया बात है उससे अधिक नहीं होगा। कौन कौन सी बात है देखिए, ए में बोला गया 2 months when the amount of the fine shall not exceeding 5,000 रुपीज़, मतलब जो जुर्माना है वो 5,000 से अधिक नहीं होगा, तब 2 वर्ष से अधिक कोई अवधि नहीं होगी। मतलब यदि 5,000 रुपये आपको लायबल किया जाता है पे करने के लिए, तो उस कंडीशन में आपको 2 month लायबिलिटी मिलती है। ठीक है, और यदि आपको वहीं 10,000 है तो वहाँ आपको 4 month मिलता है। और अगर तो ये दोनों कंडीशन समझ में आए, मतलब डबल कर दिया गया है। 5,000 अगर रहेगा तो 2 month में, 10,000 रहेगा तो आपको 4 month में लायबल किया जाएगा। 4 month से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 की बात करें तो 6 में कहा गया है कि द इम्प्रेजमेंट विच द इम्पोज्ड इन द डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ फाइन शैल टर्मिनेट whenever that fine is either paid or waived by process of law, मतलब जो जुर्माना देने में यदि कोई भी व्यक्ति त्रुटि करता है या कारावास के लिए अधिरोपित करता है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि प्रक्रिया द्वारा अधिगृहित कर लिया जाए। ठीक है, मतलब प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कर दिया जाए, लिफ्ट कर लिया जाए, उसे अधिगृहित कर लिया जाए। बी नंबर में बात किया गया है कि इफ़ बिफोर द एक्सपीरियंस ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रेजमेंट फिक्स्ड इन द डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट्स, यदि जुर्माना देने में कोई व्यक्ति व्यतिक्रम करने की दशा में कई कारावास की अवधि का अवसान होने के बाद भी सर द प्रोपोर्शंस ऑफ द फाइन बी पेड और लिव्ड दैट द टर्म ऑफ द इम्प्रेजमेंट सफर्स इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट्स इज नॉट लेस देन प्रोपोर्शनल्स to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। क्या कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति उसे चुकाए बिना या उस भाग को तब तक न चुकाए जब तक कि वह अनुपातिक से कम न हो, कारावास पर्यवसित हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसे क्या मिल जाएगी, कारावास दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है कि एक ए व्यक्ति है, ठीक है, वो कुछ काम करता है, वो अपने कुछ पैसे पे करता है और कुछ पैसे रोक लेता है। तो पे करने और रोकने की दशा में उसे यदि 50 रुपये उन 2 मास के लिए अवसान करता है, तो उस तत्पश्चात समय पर जबकि कारावास में हो चुका है दिए गए जाए उद्गृहित कर लिया जाएगा। मतलब कहा गया कि यदि किसी भी तरीके से कोई पर्सन्स, ठीक है, सिर्फ इतना से इसमें कहा गया है कि देखिए
कोई पर्सन यदि जैसे 400 रुपये लाइवर रखता है कोर्ट में पे करने के लिए, और वो 400 में से 350 रुपये पे कर दे और 50 रुपये अपने पास रख ले, और जब 50 रुपये अपने पास रख लेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो इसने भी पूरी तरीके से पेड नहीं किया है। तो इसकी अवस्था में उसके 50 पैसे कैसे न कैसे 2 माह के अंदर पे करने होंगे। सेक्शन नंबर 11 में बात किया गया है कि कोई भी पर्सन यदि कॉन्विक्ट करता है किसी भी ऑफेंस को, तो इस स्थिति में संहिता या कोर्ट के पास पावर होता है कि वह उसे रिगोरियस इम्प्रिजमेंट दे सकता है, या कोर्ट के पास यह पावर होती है कि उसे सोलिटरी इम्प्रिजमेंट दे सकता है फॉर एनी प्रोफेशंस एंड इम्प्रिजमेंट टू विच ही इज सेंटेंस्ड। मतलब किसी प्रकार से उसे किसी भी इम्प्रिजमेंट को दी जा सकती है सोलिटरी फॉर्म में। सोलिटरी फॉर्म में कौन कौन से इम्प्रिजमेंट कैसे मिलेगा, इसके बारे में बात किया गया है सेक्शन 11 के सबसेक्शन ए में। सबसेक्शन ए में बात किया गया है बेटा कि एक बार में किसी भी व्यक्ति को 1 मंथ तक का सोलिटरी इम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है। टर्म क्या है कि 6 माह से अधिक नहीं होगा, मतलब 6 माह से अधिक कम है तो उसे 1 मंथ का क्या भोगना पड़ेगा, सोलिटरी इम्प्रिजमेंट। बी में बात किया गया है कि यदि 6 माह से अधिक है और 1 ईयर के बीच में है तो उसे 2 मंथ तक का इम्प्रिजमेंट होगा, और यदि मोर देन 1 ईयर है तो उसे कम से कम 3 मंथ का सोलिटरी इम्प्रिजमेंट होगी। ये बात किया गया है 11 के ए, बी एंड सी में। ज़रा 12 की बात कर लेते हैं। 12 में बात किया गया है बेटा जब भी कोई भी सोलिटरी कॉन्फिनमेंट दी जाएगी, एकांत परिरोध दिया जाएगा, तो एग्जीक्यूट होगा सेंटेंस का सर द कॉन्फिनमेंट शैल इन नो केस एक्सिक्यूट 14 डेज। मतलब कम से कम वो कितने दिन का होगा, 14 दिन का। मतलब 14 डेज से कम नहीं होगा कोई भी सोलिटरी कॉन्फिनमेंट एट अ टाइम, एक समय में, विथ इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सोलिटरी कॉन्फिनमेंट ऑफ द नॉट लेस ड्यूरेशंस दैन सच पीरियड्स। मतलब इससे कम नहीं होगा, कम से कम आपको 14 दिन का होगा, और 14 दिन से आपका 7 दिन के बीच कम से कम आपको 7 दिन का होगा। मतलब सबसे कम की बात करें तो 7 दिन और उससे ज़्यादा 14 डेज। ठीक है, यदि आप 6 मंथ के नियर अबाउट करते हैं या उसके कम करते हैं, 2 महीने 3 महीने का करते हैं सज़ा, तो उसकी स्थिति में आपको कम से कम 14 डेज का होगा, और यदि सबसे कम की बात करें तो वो कम से कम 7 डेज का होगा, इससे कम नहीं होगा कोई भी सोलिटरी कॉन्फिनमेंट। 13 की बात किया गया है कि कोई भी यदि कोर्ट किसी प्रकार से कोई पनिशेबल करता है तो आपको अंडर सेक्शन 10 और सेक्शन 16 के अंडर में करेगा। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 16 के इंक्लूडिंग में कोई भी पनिशमेंट दी जाएगी। इसमें आपका विभिन्न टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बात किया गया है जो कम से कम 10 साल तक सज़ा लाइबल करता है इन अ टाइम। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर नंबर 3 हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे 1 के तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। आप देख रहे हैं लाभ एम्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव।